हाय एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जिसमें हमने आज सुबह एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस किए थे। अभी हम सेकंड वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन की ये मैराथन वीडियो जो होगी, ये एग्जाम देने जाने से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जनरली देखेंगे कि वो दोबारा पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप एक देख करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो अभी हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो था पावर ऑफ लेंस के ऊपर। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, डायप्टियर होती है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए भी चलूंगी, ताकि सेम टाइम पे वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। पावर की वैल्यू उन्होंने 2 दे रखी है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई पे 0.5 आ जाएगी। लेकिन आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा, और जो ऑप्शन दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, इसीलिए अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, मतलब कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में पावर ऑफ डायप्टियर हमेशा प्लस होती है, जबकि कॉनकेव लेंस में, जिसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस में पावर ऑफ लेंस माइनस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ। अगर किसी भी सुई को, अगर हम जो कंपास में नीडल होती है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होती है, तो चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, नॉर्थ साइड पे संकेत करती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम किसी बार मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट कैसी डायरेक्शन होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं। तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए आप तंतु को गर्म करेंगे। जो फिलामेंट है उसको गर्म करने पर जो सफ़ेद वाइट लाइट है वो पैदा हो सकती है, ठीक। यहाँ पे ऐसा जानने वाला नहीं था। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला था। तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट के लिए मिला था। अब ये कब मिला था, इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, 1921 में दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जो लाइट का ना कौन से नेचर के ऊपर ये जो इफेक्ट है काम करता है, तो लाइट के पार्टिकल नेचर पे काम करता है, ठीक है। लाइट के दोनों नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल वाला भी होता है, कण वाला भी होता है, एक वेव वाला भी होता है, लेकिन इनका जो ये इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर पे था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। या फिर अगर आपको ऑप्शन में प्लूटोनियम मिलता है तो उसका भी यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हुई है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जान लेते हैं कि कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फिशन होता है कि फ्यूज़न होता है। तो न्यूक्लियर फिशन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है, हिंदी में विखंडन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें विखंडन मतलब टूटना होता है। और जबकि सूर्य में क्या होता है, सूर्य जो तारे होते हैं उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, संलयन होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, भी हम करेंगे। उसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है न्यूक्लियर रिएक्टर से कि मंदक के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, कूलेंट के रूप में क्या यूज़ किया जाता है। तो भारी जल या फिर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये वनडे एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, तो ऑप्शन से क्लियर करते हैं। पानी के बहने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से, या संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो जो कॉम्प्रेस गैस होती है, कॉम्प्रेस गैस को छोड़ने से, कॉम्प्रेस गैस जो होती है वो ठंडी होती है, ठीक है। क्योंकि गैस को कंप्रेस कैसे किया जाता है, गैस को संपीड़ित करने के लिए हम उसको या तो ठंडा करते हैं और साथ बढ़ाते हैं। अगर पूछा जाए कि गैस को संपीड़ित कैसे किया जा सकता है, तो आप बताएंगे कि गैस को ठंडा करके, मतलब टेम्परेचर कम करके, और सेम टाइम पे उसको प्रेशर बढ़ा करके गैस को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। मतलब फ्यूज जो वायर होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, वो सोल्डर का बना होता है, ठीक है। अब सोल्डर के बारे में जानते हैं। सो सोल्डर जो होता है, सोल्डर एक मिश्र धातु होती है, किसकी, टिन और शीशे की, ठीक है। टिन और लेड की मिश्र धातु कौन सी होती है, सोल्डर का बना होता है। अब सोल्डर का ही क्यों बना होता है, क्योंकि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्यों। और एक और क्वेश्चन बनता है कि फ्यूज किससे कनेक्ट होता है। हमारे घर में पूरी वायरिंग जो होती है, पूरा जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, लेकिन जो फ्यूज है, फ्यूज कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। 2 कनेक्शन होते हैं। पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन की है उसमें मैंने समझाया भी है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। और एससीईआरटी समरी नहीं देखी तो वो भी जरूर देख कर
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बात करें कि तांबा तो होता है, मतलब अगर एससीईआरटी समरी में मैंने सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है तो ज़रूर देख लीजिएगा वो, तो आपको क्लियर हो जाएगा डिटेल में। तांबा होता है, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए कि कंडक्टर कौन सा होता है तो सिल्वर होता है। फिर सेकेंड पे कॉपर होता है। सीसा और पारा, लेड और जो मरकरी है, ये बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन इंसुलेटर नहीं होते हैं। फिर से बता रही हूँ, कुचालक नहीं होते हैं, ठीक है। ये बैड कंडक्टर है, मतलब इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अब इन दोनों में किसकी कम होती है, तो इन दोनों में पारे की सबसे कम होती है। लेड और पारे में, लेड और मरकरी में जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी कम होती है, पारे की कम होती है। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है। अतिचालक को इंग्लिश में सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी में होता क्या है कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो इसका अध्ययन किया है 1911 में ओन्स ने किया था। अब इन्होंने कहा कि अगर किसी धातु को अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो इसमें एक समय ऐसा आता है कि इसकी जो प्रतिरोध होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है, वो खत्म हो जाता है। सो टेम्परेचर कम करने पे जो रेजिस्टेंस है वो शून्य हो जाता है। ये सुपर कंडक्टिविटी में होता है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 4.2 केल्विन पे जो पारा होता है वो एज अ सुपर कंडक्टर काम करता है, ठीक है। उसका क्योंकि विद्युत प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है वो शून्य हो जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस शून्य हो गया वो एनर्जी लॉस नहीं कर। सो इनका एक गुण और होता है कि ये जो होते हैं ये मतलब प्रतिचुंबकीय काम करते हैं, मतलब वे चुंबकीय बल को अपने सतह पे ही रोक लेते हैं, अपनी सतह पे ही रोक लेते हैं, या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। मतलब जो चुंबकीय लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो इनके अंदर नहीं जा सकती हैं भेद करके। तो ये गुण हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं शून्य पारगम्यता होती है, मतलब जीरो परमिएबिलिटी होती है, ठीक है, परमिएबिलिटी होती है। किसकी, सुपर कंडक्टिविटी के लक्षण क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी का लक्षण होता है कि शून्य गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो गर्म करने पे अर्धचालक का जो प्रतिरोध, अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कि क्या होता है, जिनका रेजिस्टेंस मेटल से तो ज़्यादा होता है, कंडक्टर से ज़्यादा होता है, लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा होगा ना रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो गर्म करने पे घटता है। तो सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके कुछ नाम आपको याद रखने होंगे। अर्धचालक सेमीकंडक्टर वो ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता, मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर से तो अधिक होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। और ताप बढ़ाने पर इंसुलेटर जो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर देने पे क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडक के दिनों में जो लोहे का गुटका है वो ठंडा लगता है, और जबकि लकड़ी के गुटके की अपेक्षा लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्यों लगता है, सेकेंड आंसर उसका हो जाएगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, मतलब हीट का कंडक्टर अच्छा होता है। तो इसके द्वारा मतलब इसमें जो कंडक्टिविटी है वो अच्छे से फ्लो होती है, इसी वजह से लोहा तुमको ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी अपेक्षाकृत नहीं लगती है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति देता है। गर्मी के टाइम पे पंखा चलाते हैं तो फिर ठंडा लगता है हमको, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या करता है, ये जो हवा है वो पसीने को तेज़ी से वाष्पित कर देती है। और कभी भी कोई भी चीज़ अगर इवोपरेट होती है, ये मैंने 9th में जो मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया है उसमें ये चीज़ क्वेश्चन था भी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि अगर वो पसीना इवोपरेट होगा तो क्या लगेगा, ठंडे का एहसास होता है। इसी तरह अगर हम नेल पेंट, एसीटोन एक और क्वेश्चन बता देती हूँ। एसीटोन जो होता है इसको नेल पेंट रिमूवर कहते हैं। अगर इसको हम हाथ पे डालते हैं तो जिस जगह पे डालते हैं उस जगह हमको ठंडा लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तो इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट होने के लिए ये आसपास की हीट को ले लेता है। जब ये आसपास की हीट को ले लेगा तो उस जगह पे हमको ठंडा लगने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर क्या होगा। तो ऐसा हम लोग जनरली बचपन में करते थे कि कमरे में अगर वो जाते थे फ्रिज में गेट खोल करके और गर्मी बहुत लग रही होती है तो हमको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा तो ठंडा कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेफ्रिजरेटर का अगर हम गेट खुला रखेंगे और कमरे में, तो वो कमरे का जो टेम्परेचर है, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ये अंततः क्या कर देगा, कमरे को और गर्म कर देगा, ठंडा नहीं करेगा। ये देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है 2022 में। तो पहले 1995 में आया था, एंड देन 2022 में पिछले साल ये क्वेश्चन आया है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ये बिहार SCRT का ही क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने SCRT किया है तो आप आसानी से कर लोगे। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में यूज़ किया जाता है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये नमी को अवशोषित करता है। हाँ, मतलब कॉटन जो कॉटन के कपड़े हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं हम गर्मियों में। CD बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, ये आप याद कर सकते हो, ये पॉइंट एकदम सही है कि CD बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान के लिए किया जाता है। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उन पे जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। एंड थर्ड वाला, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा कहते हैं, बिल्कुल गलत। एक्रिलिक को जो मैनमेड वूल कहते हैं, ठीक है, मैनमेड वूल कहते हैं, जो कृत्रिम ऊन कहते हैं। जबकि कृत्रिम रेशम किसको कहते हैं, मतलब मैनमेड रेशम किसको कहते हैं? तो ये उसको कहते हैं सिल्क, उसको कहते हैं मैनमेड सिल्क, रेयॉन को कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इसीलिए ये थर्ड वाला गलत था, उनको गलत पूछा गया था। तो ये पॉइंट कि दो उत्तरोत्तर शंख और गर्त के बीच की दूरी क्या होती है। बहुत हिंदी दे रखा है लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इंग्लिश में। यहाँ पे अगर मैं एक वेव बनाती हूँ, ठीक है, तो वेव में जो सबसे टॉप पॉइंट होता है, मतलब पीक पॉइंट होता है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो डीप वैली होती है इसको ट्रो बोलते हैं, जिसको गर्त कहते हैं, ठीक है, वैली को गर्त बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि दो क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या होती है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी वो वेवलेंथ होती है, क्या होती है? वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। लेकिन अब एम्पलीट्यूड की बात हुई तो वो भी जान लेते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मीन पोजीशन से कितना दूरी जाती है। तो मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्टेंस होती है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू लेमडा न्यू, ठीक है, या न्यू लेमडा बोलते हैं। तो V का मतलब होता है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होती है? हर्ज होती है। ये पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या चीज़ नहीं बदलती है? तो क्या चीज़ नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। मतलब अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, अगर ऊपर है वाटर है और नीचे एयर है, तो फिर ये जाएगा तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने में जो काम आने वाले चश्मे होते हैं, पढ़ने का मतलब है कि जब आप पास का आपको देखना है तो उसके लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? तो उस चश्मे में उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे होता क्या है कि दो जो आई साइटेडनेस होती है, आँख में दिक्कत होती है, वो दो टाइप की है मेनली, मतलब नियर साइटेडनेस है और फार साइटेडनेस है। नियर का मतलब है निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और फार का मतलब होता है कि दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि पास का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। तो इसको सही कैसे किया जाता है? कॉनकेव लेंस लगा करके सही किया जाता है। जबकि फार साइटेडनेस का मतलब होता है दूर का दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है, जो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूर का दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है, मतलब आपको पास की बुक पढ़नी है तो इसके लिए कौन से मिरर लेंस का यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा प्रेस बायोपिया भी एक बीमारी होती है जिसमें दोनों समस्या हो जाती है, जो कि बुढ़ापे में होती है। जब इसमें दूर और पास दोनों का नहीं दिखता है तो फिर उसमें नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर जो देखा होगा दादी लोगों का जो चश्मा होता है तो उनमें जनरली ये नीचे वाला अलग कलर का दिखता है। तो ये जो होता है इसमें कौन सा लेंस लगा होता है? नीचे साइड पे कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है क्योंकि पास का पढ़ना है, और ऊपर वाला दूर के लिए होता है, ये कॉनकेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखता है तो उसने कौन सा दर्पण यूज़ किया है? कौन सा मिरर यूज़ किया? अब मिरर में, अगर आप मिरर में रिफ्लेक्शन वाला आपको टॉपिक क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जितने भी रे डायग्राम बनते हैं वो छोटे बनते हैं, स्मॉल बनते हैं। तो अब ये तो आंसर हो नहीं सकता। प्लेन मिरर वैसे भी नहीं हो सकता, जो कि हम लोग प्लेन मिरर शीशे में देखते हैं, क्या हम बड़े दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। तो बचा क्या? कॉनकेव मिरर बचा। कॉनकेव मिरर में भी कौन सा केस यूज़ होता है? कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस हैं। NCERT क्लास 10th में ये चीज़ है कि टोटल 6 केस होते हैं। 6 केस में से भी एक पोल और फोकस के बीच वाला जो केस होता है वो यूज़ होता है, तब जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना होता है? तो मतलब ध्वनि का जो ध्वनि की जो स्पीड होती है एयर में कितनी होती है? एयर में अकॉर्डिंग टू NCERT 332 है, मतलब रूम टेम्परेचर पे 330 मीटर पर सेकेंड यहाँ ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 330 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए अकॉर्डिंग टू NCERT इन्होंने दे रखा होगा। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 होती है और 25 डिग्री सेल्सियस पे 346 होती है।
अच्छा, स्पीड जो ध्वनि की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड होती है, सबसे तेज़ किस में होती है? सबसे तेज़ ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, सबसे कम गैस में होती है। तो यहाँ पे देखिए बताया भी जा रहा है, जैसे एल्युमिनियम की सबसे ज़्यादा दिखाई जा रही है। ये अगेन ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक अभी एक्सप्लेन भी किया था जब वो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला बताया था कि प्रकाश विकिरण जो होते हैं, लाइट रेडिएशंस जो होती हैं, वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो वो दोनों नेचर के होते हैं, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आकाश का नीला रंग किस वजह से होता है? तो आकाश का नीला रंग जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, जो कि जो क्या बोलते हैं उसको, लाइट का प्रकीर्णन हिंदी में कहेंगे, उसकी वजह से होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि जो लघु तरंग दीर्घ तरंगे होती हैं, मतलब जिनकी वेवलेंथ कम होती है, वो स्कैटर ज़्यादा होता है, वो डेविएट ज़्यादा होते हैं, तो उनकी अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो जिनकी वेवलेंथ कम होगी, जैसे ब्लू वाले की वेवलेंथ कम होती है, तो वो और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे आसमान में उसका कलर फैल जाता है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित मतलब स्कैटर कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में जो बैगनी और नीले रंग का जो प्रकाश होता है सबसे ज़्यादा फैलता है, जबकि सबसे कम कौन सा फैलता है? सबसे कम लाल वाले का फैलता है। रात के समय में खुले आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना कौन सी क्रिया के कारण होता है, कौन सी फेनोमेना के कारण होता है? तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो जब घनत्व ज़्यादा है इसका मतलब आयतन कम हो जाएगा। क्यों? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? तो kg पर मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो एफ के लिए फॉर्मूला बताया भी था, 9/5 C + 32 है। ठीक है, 9/5 C + 32, सी की जगह अगर हम 50 रखेंगे तो ये आ जाएगा 90, और 90 + 32 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 122। इसका आंसर हो गया 122। ये देखिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मैंने कवर किए हैं कि बर्फ़ का एक टुकड़ा अगर पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? मतलब अगर किसी बीकर में पानी रखा हुआ है और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा भी है, तो बर्फ़ तो पानी से मतलब पानी का ही सॉलिड रूप है, तो अगर बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा या घटेगा या समान रहेगा? तो समान रहता है। ठीक है, पानी जो जल स्तर है वो क्या होगा? नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही रहेगा। ये डी हो गया। 2022 में ये पूछा भी गया है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किस वजह से होती है? गोलाकार जो आकृति होती है, वर्षा की बूंद गोल गोल क्यों होती है? तो सरफेस टेंशन के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेंशन का फॉर्मूला होता है T = F/L। F/L फोर्स बटा लेंथ, यानी कि फोर्स की अगर यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 लाइनर क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी सांद्रता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी जो होगी वो शहद की होगी। मतलब विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि जो द्रव का या फिर कोई भी तरल का ऐसा गुण, फ्लूइड का ऐसा गुण जिसके कारण जो परतों के बीच में जो अपेक्षित गति होती है, मतलब परतों के बीच में जो मोशन होता है उसका वो विरोध किया जाए, तो वो विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी किस में ज़्यादा होगी? तो शहद में ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद किस में होगी? उसके बाद खून में होगी, मतलब ब्लड में होगी, एंड देन जल में होगी, फिर वायु में होगी। आपको कमेंट करके बताना है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में जो ऊंची जल तरंगे आती हैं वो किस वजह से आती हैं? तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन और चंद्रमा, उन दोनों की वजह से होता है, लेकिन मेन सबसे ज़्यादा किस वजह का प्रभाव होता है? तो चंद्रमा का होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे करीब है, मतलब अर्थ के करीब में है, इसी वजह से। तो जो ऊंची टाइड्स का जो महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वो किस वजह से होती हैं? चंद्रमा के कारण होती है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होती हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो चांद की सतह से अगर उस पत्थर को लाया जाता है तो उसका मास, एक और ये पॉइंट मतलब पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में जनरली देखने को मिलता ही है कि अगर इस प्लानेट पे जैसे अर्थ में है और यहाँ पे है तो किसी भी वस्तु का मास नहीं चेंज होता। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान नहीं चेंज होता, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। ठीक है, वेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि चंद्रमा से अगर यहाँ आया है तो उसका क्या नहीं बदलेगा? तो भार, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार मतलब वेट बदल जाएगा। वेट कैसे बदलता है वो भी मैं समझा देती हूँ। वेट जो होता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, mg, तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। अब क्योंकि ये जी पे डिपेंड कर रहा है तो अर्थ का जी कितना है? 9.8 है। ठीक है, तो अर्थ पे इसके अकॉर्डिंग वेट निकलेगा, लेकिन
अगर चंद्रमा का पूछा जाए तो चंद्रमा का जी कितना है, तो चंद्रमा का जी जो है तो उसका फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला हो जाएगा mg/6, मतलब यहाँ के जी का 1/6 है, 1/6 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई वेट, किसी व्यक्ति का अगर वेट यहाँ पे 42 न्यूटन है, तो वहाँ पहुँच के कितना हो जाएगा, वहाँ पहुँच के चंद्रमा पे पहुँच के 7 न्यूटन बचेगा, ठीक है, 1/6 हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों क्यों पक जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्योंकि हाई प्रेशर के कारण जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी पक जाता है। ये देखिए यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसे नॉर्मल जो पानी का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब प्रेशर कुकर में रखते हैं तो पानी का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? अरे ये तो पता ही नहीं था हमको। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? सूर्य से प्राप्त होगी। कितना ईजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। यही क्वेश्चन मैं बताने भी जा रही थी अभी कि सूर्य पर जो एनर्जी बनती है वो किस वजह से बनती है? नाभिकीय संलयन के कारण बनती है। अब समझिएगा, नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूज़न, ठीक है, फ्यूज़न से बनती है। सूर्य पर जो एनर्जी बनती है वो किससे बनती है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न से बनती है, सॉरी इसमें कंफ्यूजन होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न से बनती है। फ्यूज़न में होता क्या है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु बन के 2 हाइड्रोजन के एटम मिल करके एक हीलियम का एटम बनाता है, इससे वहाँ पे एनर्जी मिलती है, उसको तारों को एनर्जी ऐसे ही मिलती है। अगर बात की जाए जो हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं उनमें भी न्यूक्लियर फ्यूज़न ही होता है, लेकिन जो एटम बम होते हैं उनमें न्यूक्लियर फिशन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी न्यूक्लियर फिशन का यूज़ होता है, ठीक है। न्यूक्लियर विखंडन का यूज़, न्यूक्लियर रिएक्टर जिनसे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जो कि भी मैंने यूरेनियम वाला बताया था, उसमें न्यूक्लियर विखंडन ही होता है, मतलब फिशन होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है। उसके अलावा बॉम्ब वगैरह में भी इसी का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का कब छोड़ा गया था? सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट कब रिलीज़ किया गया था? 19 अप्रैल 1975। ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, वो 1975 में रिलीज़ किया गया। कहाँ से किया गया था? तो ये जो बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, यूएसएसआर के हेल्प से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका वर्ग दीर्घतम होता है, मतलब ईयर जो होता है, एक साल होता है, किसका सबसे बड़ा होता है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अर्थ की, तो अर्थ का 365 दिन का होता है, ठीक है। और अगर गुरु की बात करते हैं तो गुरु का 11.9 ईयर का होता है, मतलब लगभग 12 साल का होता है। नेपच्यून की बात करते हैं तो इसका भी 164 साल का कुछ होता है, 164 साल मतलब एक चक्कर लगाने में लगता है। और प्लूटो का जो होता है, प्लूटो का 248 होता है, ठीक है। तो कितना होता है साल? 248 साल लगता है एक चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये नॉन मैकेनिकल वेव होती है, इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इनका जो स्पीड होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो वही होती है जो कि प्रकाश की होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वही इनकी भी लाइट होती है। कौन सी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, एग्जैक्टली आंसर है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो 8.5 मिनट दिख रहा है, तो ये आप टिक कर सकते हो ऐसा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बीपीएससी ने आंसर माना है वो 8 मिनट माना है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए था? ई होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन में ई है मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो हम एग्जैक्टली आंसर चुनेंगे, क्योंकि 8 मिनट 16.6 सेकेंड पे ही पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, तो उस हिसाब से ई होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने सी माना था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये तो पता ही है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी नहीं है? बेसिक एक लैंग्वेज होती है, सी भी एक लैंग्वेज होती है, फॉरट्रेन भी एक लैंग्वेज होती है, उसके अलावा C++ भी होती है, जावा भी होती है, .NET भी होती है, सारी लैंग्वेज होती है, लेकिन फास्ट कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में, मतलब जो बल्ब होते हैं उनमें फिलामेंट किसका बना होता है? जो बीच में फिलामेंट लगा होता है, वायर लगा होता है, वो किसका होता है? वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। अब टंगस्टन से रिलेटेड और पॉइंट क्लियर करते हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ये एक मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 33-80 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये जल्दी मेल्ट नहीं होता, इसी वजह से इसका यूज़ जो हीटर वगैरह है उसमें भी किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बल्ब की बात हुई तो बल्ब के बारे में जान लेते हैं। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इनएक्टिव गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ये गैसेस भरी जाती हैं। ऐसा इसलिए भरा जाता है क्योंकि ताकि जो मेटल लगा हुआ है, फिलामेंट लगा हुआ है, वो रिएक्ट ना करे, ऑक्सीडाइज ना हो और वो जले ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है जनरली, इन सब का नहीं किया जाता, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का किया जाता है। ग्रेफाइट की बात हुई तो इनके बारे में जान लेते हैं। ग्रेफाइट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का एक अपरूप होता है। तो अगर देखा जाए तो नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि ये क्या है, खुद एक नॉन मेटल होता है। चांदी की, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, यानी कि ये गुड कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से होते हैं? तो अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम में सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन बैठा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे इन्होंने नाभिक की बात की है, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? वो चैडविक ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा गलत है? तो सबसे पहला है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बिल्कुल सही। कि अगर हम देखें, एक मिनट, गलत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि बाद वाली बात इन्होंने एकदम सही कही है कि जो कोई भी एटम होता है वो उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इस वजह से हो पाता है क्योंकि प्रोटॉन पे जितने चार्ज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पे भी होते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कर देता है कि नंबर, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी वजह से वो न्यूट्रल तो रहता है, उदासीन रहता है, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में जो बात बोली वो एकदम गलत बोली थी कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो सही है वो भी क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला तो गलत था ही, बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम होता है। जबकि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव का होता है ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम होता है। बस ये पॉजिटिव का होता है, वो निगेटिव का होता है। इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो हाँ, द्रव्यमान सबसे कम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या, और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? तो प्रोटॉन का होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। हाँ बिल्कुल, एटॉमिक नंबर क्या होती है? एटॉमिक नंबर जो होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही कहते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर होगा। समस्थानिक मतलब आइसोटोप की बात हुई है, तो आइसोटोप का यूज़ ईंधन के रूप में किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, कार्बन डेटिंग में किया जाता है। बिल्कुल, कार्बन में एक C14 वाला आता है, एक C12 वाला आता है। ठीक है, ये दो क्या है? आइसोटोप्स है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है? दोनों का 6 ही है, लेकिन मास क्या हो गया? मास अलग अलग है, एक 14 है, एक 12 है, तो इसका यूज़ इस पर किया जाता है। बिल्कुल सही। और अब यहाँ पे हमको बताना था कौन सा गलत है, तो पहला वाला गलत था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? मतलब अल्टरनेटिव एनर्जी का सबसे अच्छा भंडार है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, सोलर एनर्जी हो जाएगा। परमाणु बम, जो एटम बम होते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं? मैंने बताया भी था अभी कि परमाणु बम जो होते हैं वो विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम जो होते हैं वो संलयन के सिद्धांत पे काम करते हैं। विखंडन का मतलब हुआ फिशन, न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पे काम करते हैं। जबकि तारों में क्या होता है? तारों में और हाइड्रोजन बम में क्या होता है? फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे काम करता है? देखिए आ ही गया, संलयन के सिद्धांत पे काम करेगा, मतलब फ्यूजन के सिद्धांत पे काम करेगा, अनियंत्रित रूप से, क्योंकि बॉम्ब है तो ऑब्वियसली नियंत्रित रूप से नहीं होगा, अनियंत्रित अनकंट्रोल मैनर में होगा ये, तो बी आंसर हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिशन नहीं होगा, फ्यूज़न होगा यहाँ पे। ठीक है, फ्यूज़न रिएक्शन पर आधारित होता है। इसमें दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके बड़ा नाभिक बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो एयर में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? हीलियम होती है, आर्गन होती है, और उसके अलावा नियॉन होती है, लेकिन रेडॉन नहीं होती है। मतलब ये है नोबल गैस, लेकिन एयर में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का जो खपत होती है, जो जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसका बिल किसके मापन पर आधारित होता है? मतलब उसका बिल किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो वाट के ऊपर बेस्ड होता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हमारे घर में जो हम लोग बोलते हैं ना 5 यूनिट खर्च हुई थी, 10 यूनिट खर्च हुई, तो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। तो किलोवाट कैसे? किलोवाट से क्या रीज़न आया? पावर इंटू टाइम,
पावर और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा कि बिजली की जो खपत होती है उसका बिल किस पे आता है, वॉट पे डिपेंड करता है। अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी अपॉन 1000 हो जाएगा। 1000 क्यों, अगर P की वैल्यू वॉट में रख रहे हो तो किलो वाट करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होंगे ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैं इतने सारे कमेंट पूछ लेती हूँ, क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि आप एक दो तो क्वेश्चन करेंगे, और एक दो करेंगे, अगर नहीं आता होगा तो आप कहीं ना कहीं से सर्च करेंगे, इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, या फिर ये क्वेश्चन पूछे जाते जनरली तो आपके लिए हेल्प होगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे भारी इनमें से कौन सी, यूरेनियम है। यूरेनियम का जो मास होता है वो 235 होता है, 235 या 238, हाँ 238 यहाँ दे रखा हुआ है, और परमाणु संख्या कितनी होती है, 92 होती है। नेक्स्ट है इनसैट 2A कब छोड़ा गया, तो इनसैट 2A कब छोड़ा गया था, सी 1992, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। तो बस यहाँ पे होते हैं ये क्लियर। अब यहाँ पे आपका फिजिक्स पूरे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो लाएंगे वो केमिस्ट्री के ऊपर लाएंगे, तो इनको रिवाइज करके जरूर जाइएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक दो दिन छोड़ करके, ताकि एकदम माइंड में बैठ जाए। सो थैंक यू।